Thermal and statistical physics. This is lecture 7. In this lecture, we will start chapter 3 from shoulders, interactions and implications, and we will discuss the definition of temperature. In this lecture, we will define temperature and we will see uh, its two examples. And the summary of the lecture is the temperature energy of its entropy versus energy graph. And we will make analogy to understand the different thermodynamical systems, and uh, we will use the theoretical definition of the temperature to calculate the temperature of different thermodynamic system. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, इंटरेक्शन इम्प्लीकेशन। इसके ऊपर हम कमेंट्स कर लें कि इस पूरे चैप्टर में हम हमारा मकसद क्या है। तो हमारा मकसद इस पूरे चैप्टर में दो हैं। एक कि इंट्रोपी का रिलेशन देखना है टेम्परेचर, प्रेशर और इस तरह के वेरिएबल से जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी सिस्टम का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। और अगर आपके पास एंट्रोपी का टेम्परेचर और प्रेशर या इस तरह के वेरिएबल से उसका रिलेशन है, तो आप आसानी से टेम्परेचर और प्रेशर मेजर करके सिस्टम की एंट्रोपी बता सकते हैं। तो एक हमारा ये मकसद है कि आपने एंट्रोपी का रिलेशन बताना है टेम्परेचर और प्रेशर से। तो दूसरा हमारा टास्क होगा इसमें कि हमने इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए किसी रियलिस्टिक सिस्टम की थर्मल प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करेंगे। तो क्या मैं हीट कैपेसिटी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटाइजेशन जो है उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। तो ये इस तरह की हम प्रिडिक्शन करेंगे कि अगर हमारे पास एंट्रोपी का इस अदर वेरिएबल्स के साथ रिलेशन मिल जाए जो कि डायरेक्टली मेजरेबल है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन एक तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन थी वो। तो उस अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो ज़्यादा ये हमारे पास फंडामेंटल है और ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। तो सेकंड लॉ, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देयर टोटल एंट्रोपी हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो हमने सेकंड चैप्टर में ये देखा था कि अगर आप दो सिस्टम को इंटरेक्ट करते हैं तो थर्मल एक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है कि उनकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जैसे ही उसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो हमारे पास सिस्टम वो थर्मल एक्विलिब्रियम में आ जाता था। तो इसको हम कहते हैं सेकंड लॉ कहते थे। फिर हमने ये देखा कि अब वो मल्टीप्लिसिटी के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उसकी इंट्रोपी असल में इंक्रीज हो गई है। तो आ, आपका जो सिस्टम है, कोई अगर दो सिस्टम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आएंगे? जब उनकी इंट्रोपी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को पहुंच जाएगी। और टेम्परेचर की हमने डेफिनेशन ये की थी कि इस लेवल पे जब दो सिस्टम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, थर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी कि वो आपस में एनर्जी शेयर कर रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो उन दोनों सिस्टम्स के लिए जो चीज़ सेम होती है हम उसे कहते थे टेम्परेचर। तो हमने टेम्परेचर की ये एक डेफिनेशन देखी थी। लेकिन टेम्परेचर असल में है क्या? तो अब से हम स्पेंड करेंगे वो लेक्चर इसी टेम्परेचर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके लिए हमें दोबारा वही सिस्टम लेना होगा, इंटरेक्टिव सिस्टम लेना होगा जो दो सिस्टम्स पे मुश्तमिल है। दो आइंस्टाइन सॉलिड्स हैं, एक के नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं 300, दूसरे के नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं 200, और दोनों की टोटल एनर्जी है 100 जो आपस में शेयर कर रहे हैं। और अगेन वो ये assumption कि ये वीकली इंटरेक्टिंग है, स्मॉल शॉर्ट टाइम में देखेंगे तो इसकी एनर्जी आपको फिक्स नज़र आएगी दोनों की। लेकिन ज़्यादा टाइम के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो। और जबकि इनके एटॉमिक में जो जितनी तेजी से एनर्जी शेयर होती है आपस के एटम्स में, या फिर ऑसिलेटर्स में जितनी तेजी से एनर्जी शेयर होती है, उतनी इनकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आपस में सिस्टम्स की नहीं है। ये सारी assumption जो हमने देखी थी चैप्टर नंबर 2 में। तो वहाँ पे हमने लिस्ट किया था एक, और लिस्ट ये किया था
कि हमने पूरे सिस्टम को लेबल किया था मैक्रो स्टेट में, और मैक्रो स्टेट्स ही 101, 0 से लेके 100 तक एक मैक्रो स्टेट थी जिसमें क्यू ए की एनर्जी 0 है। एक मैक्रो स्टेट थी जिसकी क्यू ए की एनर्जी ए सिस्टम ए की एनर्जी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो। तो हमने देखा कि इनकी टोटल एनर्जी 100 होनी चाहिए। और अगर आपका सिस्टम स्टार्ट होता है क्यू ए 0 एनर्जी से, और सारी की सारी एनर्जी बी में है, तो क्यू ए में अगर एनर्जी 0 है तो क्यू बी की एनर्जी 100 होगी, क्यू ए की एनर्जी 1 है तो क्यू बी की एनर्जी 99 होगी। तो ये हमने लिस्ट बनाई थी, और हर एनर्जी के लिए हमने उसकी मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट की थी उस सिस्टम की। वही स्टैंडर्ड कम्बेंटोरिक्स वाला फॉर्मूला था, सिग्मा ए 1, सिग्मा ए, अगर आपके पास क्यू ए सिस्टम ए की एनर्जी अगर 2 होती है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी 45150। उसे कॉरस्पॉन्डिंगली क्यू बी की एनर्जी 98 होगी, और उसकी मल्टीप्लिसिटी 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 80। तो हमने ये देखा था कि अगर आपका सिस्टम ए जो है उसकी एनर्जी 0 से वो स्टार्ट होता है, और सिस्टम बी 100 से स्टार्ट होता है, तो सिस्टम एक्विलिब्रियम में आएगा जब क्यू ए सिस्टम ए की एनर्जी 60 हो जाएगी और बी की एनर्जी 40 हो जाएगी। और ये वो पॉइंट था जहाँ पे कंबाइन सिस्टम की जो मल्टीप्लिसिटी ये शो हो रही है, ये सिस्टम की कंबाइन मल्टीप्लिसिटी है, वो मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाती है। उसके बाद दोबारा डिक्रीज करना शुरू कर देगी, तो सिस्टम वहीं तक जाएगा, और ये हमारे पास थर्मल एक्विलिब्रियम में होगा। इस केस में मैंने ये किया है एक कि इंट्रोपी का भी मैंने एक कॉलम बनाया है। आपको याद होगा इंट्रोपी एस इज इक्वल टू के लॉग नेचुरल लॉग एस इज इक्वल टू के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एस इज इक्वल टू के लॉग मल्टीप्लिसिटी। तो मैंने इस मल्टीप्लिसिटी को यूज करते हुए थर्व सिस्टम ए की इंट्रोपी का भी को भी लिस्ट किया है। तो ये तीसरा कॉलम आपको क्या नजर आ रहा है, वो ये मल्टीप्लिसिटी जो हमारे सिस्टम ए की है उससे इंट्रोपी कैलकुलेट की गई है। और इसी तरह सिस्टम बी की इंट्रोपी ये कैलकुलेट की है, और सारा इसका भी कॉलम बनाया हुआ है। तो इन सिस्टम की कंबाइन इंट्रोपी, जो हम इंट्रोपी की प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि आप दो सिस्टम की जो टोटल इंट्रोपी है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको आप सम कर सकते हैं। तो 0 + 187.5, तो आपके पास 187.5 आ गया। तो 5.7 + 186.4, आपके पास 192.1 आ गया। तो ये मेरे पास ये वाला जो कॉलम है ये टोटल मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टू सिस्टम है, और ये मेरे पास ये जो कॉलम है ये टोटल मल्टीप्लिसिटी टोटल इंट्रॉपी ऑफ दिस टू सिस्टम्स है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर भी जो इंट्रॉपी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचती है वो 60 पर ही पहुंची है। तो 60 मैक्रोस्टेट, वो मैक्रोस्टेट है जहाँ पे सिस्टम थर्मल एक्विलिब्रियम में आ जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे सिस्टम की मल्टीप्लिसिटी भी सबसे ज़्यादा है, और इस पॉइंट पे जो टोटल सिस्टम की इंट्रॉपी है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो अब ये अगर आप इन कॉलम्स को, तीनों कॉलम्स को, ये वाला कॉलम एस ए वाला डिवाइड बाय के, एस बी डिवाइड बाय के, और एस टोटल डिवाइड बाय के, इनको मैं ग्राफ करता हूँ, और इससे हमें मिलेंगी टेम्परेचर की डेफिनेशन। और याद रहे जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यू ए हमारा 0 पे लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है, और ये जाएगा ज़्यादा एनर्जी की तरफ मूव होगा सिस्टम, और हमारा जो बी है वो 100 से स्टार्ट हुआ है लेट से, तो वो मूव करेगा अ, हमारा लेस एनर्जी की तरफ, या फिर आप इसका रिवर्स कर लें। तो थर्मल एक्विलिब्रियम पॉइंट जैसे कि मैंने बताया वो है जब क्यू ए की एनर्जी इक्वल टू 60 है। तो इस पॉइंट पे आप देखें कि सिस्टम की ये जो ये मैं बता दूं कि ये हमारे पास ये जो कर्व है वो सिस्टम ए की इंट्रॉपी है, ये कर्व हमारे पास सिस्टम बी की इंट्रॉपी है, और ये आपके पास जो नज़र आ रही है ये दोनों का सम है। तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे आप टोटल इंट्रॉपी देखना चाहें तो वो इन दोनों का सम होगी। तो आप यहाँ पे देखें कि जहाँ 60 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे सिस्टम ए की एनर्जी 60 हो जाती है, वहाँ पे टोटल इंट्रॉपी सिस्टम की जो स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी वो ज़ीरो हो चुकी है। तो ये देखें ये ज़ीरो है। तो स्लोप भी दोनों ग्राफ का सम है। तो किसी पॉइंट पे भी आपने स्लोप ड्रॉ करनी है तो आपको टोटल एस टोटल में स्लोप ड्रॉ करनी है, तो आपको एस बी पे एस ए पे स्लोप लेनी होगी,
और दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपके पास ये स्लोप आ जाएगी। तो यही इसमें इधर भी यही हमने किया हुआ है। तो टोटल इंट्रॉपी की जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, वो इक्वल टू जीरो है एट इक्विलिब्रियम। तो इसको मैंने और ओपन करके लिखा है, मैंने जैसे बताया क्यू एस टोटल डिवाइड बाई पार्शियल यू ए। तो एंड यहाँ पे डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ सिस्टम ए। तो ये असल में दो इंट्रोपीज का की स्लोप का सम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और एक और बात कि हमें पता है कि ये थोड़ा सा जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो ऑकवर्ड लग रहा है। ये सिस्टम ए का इंट्रोपी का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ए, और ये जो इंट्रोपी का डेरिवेटिव है बी का, सिस्टम बी की इंट्रोपी का विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये दोनों ए हैं। तो इसको मैं लिखना अगर चाहूँ इन टर्म्स ऑफ बी, तो जैसे मुझे पता है कि सिस्टम ए उतनी एनर्जी गेन कर रहा है जितना सिस्टम बी लूज कर रहा है। तो बिल्कुल ये जितना ये बिल्कुल सेम है, बस ये जितनी गेन करेगा उतनी ही ये लूज करेगा। तो मैं इस पॉइंट पे नेगेटिव के साथ डी यू बी पुट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे किया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आप इसको एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा पार्शियल एस ए ओवर पार्शियल यू ए इज इक्वल टू पार्शियल एस बी ओवर पार्शियल यू बी। तो एक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे दोनों इंडिविजुअल सिस्टम जो कि आपस में थर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी शेयर कर रहे हैं, उनकी इंट्रॉपी वर्सेस एनर्जी जो स्लोप है, एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, दोनों सिस्टम की अपनी वो स्लोप बराबर हो जाती है। तो अगेन एस ए जो इंट्रॉपी आपके पास सिस्टम ए की है, एस बी जो इंट्रॉपी है सिस्टम बी की। अगर आपके पास दो थर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम की, तो आपसे पूछा जाए कि एक्विलिब्रियम कब होगा, तो आप ये बताएंगे कि जब दोनों सिस्टम की इंट्रॉपी की जो स्लोप है एनर्जी टाइम, इंट्रॉपी एनर्जी ग्राफ में वो बराबर हो जाएगी। तो एनर्जी एंट्रोपी एनर्जी ग्राफ में जब दोनों की स्लोप बराबर होगी तो आप कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। तो स्लोप सम हाउ रिलेटेड टू द टेम्परेचर है, जो क्योंकि हमने अर्ली देखा था कि इक्विलिब्रियम असल में वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाता है, वो हमने इक्विलिब्रियम। अभी फिर हमने इक्विलिब्रियम को एक और डेफिनेशन दी कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जब दोनों सिस्टम की इंट्रोपी एनर्जी जो स्लोप है वो बराबर हो जाती है। तो कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन जरूर है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे हमें दो डेफिनेशन मिली है। तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि सेकंड लॉ टेल्स अस दैट एनर्जी विल ऑलवेज टेंड टू फ्लो इनटू द ऑब्जेक्ट विद स्टीपर एस वर्सेस यू ग्राफ। तो हमें पता है कि ये जो हमारा अगर सिस्टम स्टार्ट हुआ है एनर्जी, सिस्टम ए स्टार्ट हुआ है 0 एनर्जी से, सिस्टम बी स्टार्ट हुआ है 100 एनर्जी से, तो सिस्टम इस तरफ मूव करेगा कि ये क्यू ए की एनर्जी जो सिस्टम ए की एनर्जी बढ़ेगी और उसकी कम होगी। तो अपेरेंटली हमें ये लग रहा है इस ग्राफ से कि जिनकी स्टीपर स्लोप है यहाँ पे, ये जैसे ये स्टीपर स्लोप है, इसकी स्लोप ज़्यादा है। और शैलोअर स्लोप जो ये हमारे पास नेगेटिव नीचे की तरफ स्लोप है। तो अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि जिसकी स्टीपर स्लोप है उसकी तरफ एनर्जी फ्लो करेगी। स्टीपर स्लोप वाले सिस्टम जैसे कि ये है, स्टीपर स्लोप वाले सिस्टम से एनर्जी सिस्टम में एनर्जी फ्लो करेगी किससे, जिसकी स्लोप शैलोअर है। तो शैलोअर सिस्टम जो स्लोप है ये जैसे बी है, ये वाली स्लोप, इसको हम शैलोअर स्लोप कह रहे हैं एस वर्सेस यू ग्राफ की। तो इससे एनर्जी ट्रांसफर होगी स्टीपर स्लोप की तरफ। जो हमारे पास ये सिस्टम है स्टीपर स्लोप का मतलब ये है कि सिस्टम एनर्जी चाहता है। तो द फॉर्मर रियली वांट्स टू गेन एनर्जी। तो हमारे पास स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है कि सिस्टम को एनर्जी चाहिए, सिस्टम एनर्जी चाहता है। और शैलोअर स्लोप का मतलब ये है कि अ, जो आप अगर सिस्टम जो थोड़ी सी एनर्जी दे दे तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो वाइल द लेटर
later does not so much mind losing a bit of energy. तो again मैं इसको clear कर दूं. Apparently the second law tells us that energy will always tend to flow into the object with steeper s versus graph. तो किस सिस्टम की तरफ ग्राफ देख के सिर्फ आप बता सके कि किस सिस्टम की तरफ एनर्जी फ्लो करेगी, तो आप ये देखोगे कि जिसकी स्लोप स्टीपर है उसकी तरफ एनर्जी फ्लो करेगी, किससे, जिसकी स्लोप जो एस वर्सेस ग्राफ है वो शेलोवर है। तो ये वाला जो स्टीपर स्लोप वाला वो एनर्जी चाहता है, और शेलोवर स्लोप वाला कुछ दे देता है एनर्जी, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। A steep slope must correspond to a low temperature. तो स्टीप स्लोप जो है वो मस्ट क्रॉसपॉन्ड हो, क्योंकि वो एनर्जी क्यों चाह रहा है, क्योंकि उसका आपके पास उसमें वो एनर्जी क्या थर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी किसकी फॉर्म में आएगी, हीट की फॉर्म में आएगी। तो हीट अगर वो एब्जॉर्ब कराए तो इसका मतलब है वो पहले लो टेम्परेचर पे है। स्टीप स्लोप तो लो, ये जो स्लोप वाला, तो स्टीपर स्लोप का मतलब ये है कि वो हमारे पास सिस्टम लो टेम्परेचर पे है। तो इसी के ऐसी आर्गुमेंट को आप कन्वर्स करें तो शैलो स्लोप का मतलब ये है कि सिस्टम हाई टेम्परेचर पे है, क्योंकि ये आपके पास थर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं दो सिस्टम, और ये अपनी सिस्टम को नजीक कैसे शेयर कर रहे हैं, उसको हीट दूसरी सिस्टम को दे रहा है। तो एनर्जी एनर्जी हीट की फॉर्म में ट्रांसफर कर रही है। तो ये कौन सा सिस्टम दे रहा है हमारे पास यहाँ पे, जिसकी शेलर स्लोप है। तो हीट दूसरी तरफ फ्लो करे तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है आपके पास हाई टेम्परेचर पे है। तो शेलर स्लोप का मतलब हाई टेम्परेचर, स्टीपर स्लोप का मतलब लो टेम्परेचर। तो अब ये चीज़ें आप देखें कि आप सिर्फ ग्राफ देख के ये चीज़ें आसानी से बता सकते हैं कि किस टेम्परेचर, किस सिस्टम का टेम्परेचर कम है, किस सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ से एनर्जी किस सिस्टम में, किस सिस्टम पे में एनर्जी जो है आपके पास फ्लो करेगी। तो आप ये चीज़ें आसानी से बता सकते हैं। और एक और चीज़ बता सकते हैं कि इनकी जो एक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ पे टोटल जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की, वहाँ पे अगर 100 हो जाती है तो वो आपके पास सिस्टम की जो एंट्रोपी जीरो होने की वजह से आपका वहाँ पे एक्विलिब्रियम में आ जाएगा सिस्टम, थर्मल एक्विलिब्रियम में। अब बात करें अगर हम यूनिट्स की, तो वो देख लेते हैं ताकि हम डेफिनेशन की तरफ मूव करें। पहले हमने उसका ग्राफ से देखा, उसे क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, अब हम जाते हैं क्वांटिटिव की तरफ। तो हम पहले चीज़ को अटैक करेंगे, वो है कि इसके यूनिट्स क्या है। एस डिवाइड बाई यू, इसके यूनिट्स हैं, एस के यूनिट होते हैं जूल पर केल्विन, और यू हमारे पास वो है एनर्जी है तो इसके भी जूल है। तो इस स्लोप के यूनिट्स हैं 1/केल्विन। तो टेम्परेचर का हमारे पास होता है यूनिट केल्विन। तो इसका मतलब ये है, और एक और आर्गुमेंट, ये एक और कि मोर ओवर व्हेन द स्लोप इज लार्ज द टेम्परेचर मस्ट बी स्मॉल एंड वाइस वर्सा। तो हमारे पास एक जिस तरह मैंने एसोसिएट किया कि आपके पास अगर एक ग्राफ की इंट्रोपी वर्सेस एनर्जी ग्राफ की जो स्लोप स्टीपर है, तो इसका मतलब है वो लो टेम्परेचर पे है। स्टीपर है तो लो टेम्परेचर, मतलब उसकी स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब है लो टेम्परेचर में। तो ये देखिए ये भी कन्वर्स रिलेशन है कि अगर ये स्टीप है स्लोप, तो इसका मतलब क्या है, स्टीप पॉजिटिव है लेकिन टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे उसके कन्वर्स है, लो है। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे पीछे चले जाते तो ये स्लोप और स्टीप होनी थी और टेम्परेचर हमारा और लो होना था। तो ये भी एक हमें क्वालिटेटिव वहां से एनालिसिस मिला। व्हेन द स्लोप इज लार्ज द टेम्परेचर मस्ट बी स्मॉल एंड वाइस वर्सा। तो अब इन दोनों आर्गुमेंट से हमें पता चलता है, इस डायमेंशन से भी, इस यूनिट से भी, कि टेम्परेचर के यूनिट्स हैं इसके कन्वर्स। तो टेम्परेचर हम डिफाइन करेंगे इनवर्स और पार्शियल एस और पार्शियल यू। अगर आप इंट्रोपी का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हैं, यहाँ पे वॉल्यूम भी है, तो हम सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। अगर आप इंट्रोपी का डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, और उसका इन्वर्स लें, तो आपके पास ये डेफिनेशन होगी टेम्परेचर की। तो ये हमने इस तरह से इसको डिफाइन किया, और पीछे इसकी लाइन ऑफ आर्गूमेंट्स वो हमने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन देख लिया इसको। तो आप इसको उल्टा कर लें, 1/T हो जाएगा पार्शियल एस और पार्शियल यू। जैसे मैंने बताया, बाय कीपिंग नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम
अनचेंज। तो आपके पास ये दोनों फिक्स कर रखें, और ये आप इसको डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि हम टेम्परेचर को इस तरह नहीं लिख सकते कि आप इसको भी उलट कर दो तो ये आपके पास अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी बाय कीपिंग नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम फिक्स्ड। लेकिन ये हमने देखा गया, ये देखा गया है कि ये हमारे पास लेस कन्वीनियंट है इन प्रैक्टिस। ये हमारे पास ये चीज़ लेस कन्वीनियंट है। उसकी वजह ये है कि आपके पास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आपको मिले जो कि लिखी गई हो इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, ऐसा कम होता है कि एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी आपके पास प्रैक्टिकली नहीं होती। तो कन्वीनियंट यही है कि आपके पास इंट्रोमी एज अ फंक्शन ऑफ यू हो और आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, उसका कन्वर्स ले लें, तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने इसमें इस डेफिनेशन को यूज़ कर लेते हैं, ग्राफ में तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम उसमें ये डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकता हूँ उस ग्राफ से, तो वो हम देखने जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कंपेयरिंग द टू लाइंस इन द टेबल, वो मैं लाइन आपको दिखाता हूँ। फॉर क्यू ए इज इक्वल टू 11 एंड क्यू ए इज इक्वल टू 13, तो हम इन दो पॉइंट्स पे इंट्रॉपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ग्राफ यही है। तो ये मेरे पास क्यू ए वाले हैं, ये उसकी मल्टीप्लिसिटी है, ये उसकी इंट्रॉपी है। तो ये क्यू बी की एनर्जी है, ये उसकी मल्टीप्लिसिटी है, और ये उसकी एंट्रोपी है। तो मैंने दरम्यान से वो लाइंस निकाल ली ताकि हमें लिखने में यहाँ पे आसानी हो। तो मैं स्लोप लेता हूँ, और स्लोप यहाँ पे हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे पास एंट्रोपी है। तो 11 पे एंट्रोपी 45.4 है, 13 पे एंट्रोपी 51.9 है, तो नीचे ये डिफरेंस आ जाएगा। ऊपर आएगा 13 माइनस 11। तो ये देखें, तो एप्सिलॉन हमारे पास असल में एनर्जी का यूनिट है। तो क्यू आपको पता है कि सिर्फ ये नंबर है। तो क्यू बेसिकली एनर्जी है यू इजिकल टू क्यू एच एफ या फिर क्यू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू है एच एफ। तो ये मैंने ली 13 एप्सिलॉन माइनस 11 एप्सिलॉन। तो ये ऊपर आ गई, ये देखें ये एनर्जी का डिफरेंस है, तो ये भी एनर्जी का डिफरेंस है। और नीचे इंट्रोपी है पार्शियल एस, और पार्शियल एस 51.9 माइनस 45.4 ये आ गया। इनका डिफरेंस लिया तो कैलकुलेट किया, तो 0.31 एप्सिलॉन ओवर मेरे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया। ये केल्विन नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसी तरह आप देखें इसको कि ये सिस्टम बी है। तो सिस्टम बी में मैंने ये किया कि 89 के कॉरस्पॉन्ड 89 माइनस 87, ये लिया मैंने 89 माइनस 87। और इसकी तरफ ये नीचे ऊपर एनर्जी हो गई, नीचे इंट्रोपी 175.1 ये आ गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट माइनस 172.7 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसमें आप परेशान ना हो कि ये हमने क्यों, पहले तो इसका 13 में से 11 माइनस किया, तो यहाँ 89 में से 87 माइनस किया। तो ये दोनों की सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने 89 ऊपर वाली जो टर्म है उसको नीचे वाली से माइनस किया। तो इधर भी बिल्कुल ये किया। तो यहाँ से आप अगर आप माइनस कॉमन लें तो ऊपर से भी माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन आएगा। तो बिल्कुल ये आपके पास सेम है दोनों डेफिनेशंस। ये सिर्फ हमने स्लोप कंप्यूट किया, ये इस तरह भी स्लोप कंप्यूट कर सकते हैं, आप इधर से भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली हमने देखा कि ये जो आपके पास सिर्फ इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए सिस्टम ए का जो टेम्परेचर आया है कम आया है, और सिस्टम बी का हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा आया है। तो अगर आप इसको जो हम आपके पास जो वाइडली यूज यूनिट्स हैं टेम्परेचर के जो केल्विन है उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमें लेट से ले लेते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एच एफ है, वो 0.1 ले ली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल। वो पुट कर देंगे हम यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाई बाय दिस यहाँ पे आ जाएगा। और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.381 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। जो वैल्यू पुट कर दें और आप देखेंगे कि टेम्परेचर का आया है 963 केल्विन। तो ये यूजफुल यूनिट्स हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो अब हम एक एनालॉजी देखना चाहते हैं, और ये एनालॉजी हमें हेल्प आउट करेगी
कि हम वाइड थर्मोडायनामिक जो सिस्टम्स हैं उनको उनको लिस्ट कर सकें एक एनालॉजी के थ्रू, और सारा इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू थर्मोडायनामिक के सिस्टम में कि जब उनमें हीट फ्लो की जाती है तो उनका बिहेवियर कैसे होता है उसको देख सकते हैं। तो एनालॉजी कुछ इस तरह से है कि इमेजिन अ वर्ल्ड जो कि हमारे दुनिया की तरह नहीं है, और वो कम्युनिटी उसमें ये है इन विच पीपल आर कॉन्स्टेंटली एक्सचेंजिंग मनी इन देयर अटेम्प्ट्स टू बिकम हैप्पियर। तो वहाँ पे खुश होने का तरीकाकार ये होता है, ये इख्तियार करते हैं कि वो मनी एक्सचेंज करते हैं। दूसरों को उन्होंने मनी दी, तो ईच पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द टोटल हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन। तो एक तो ये है कि खुश होने का तरीकाकार क्या है कि एक्सचेंज करनी है मनी। अच्छा, तो हर पर्सन की कोशिश क्या है कि वो दूसरे को पैसे दे और मैक्सिमाइज करे टोटल कम्युनिटी की हैप्पीनेस को। ठीक है, तो एक तो ये हैप्पीनेस का राज क्या है कि वो मनी एक्सचेंज करना है, और दूसरा ये कि हर पर्सन की कोशिश है कि वो दूसरे को पैसे दे ताकि मैक्सिमाइज हो टोटल कम्युनिटी की हैप्पीनेस। तो उसमें कुछ लालची किस्म के इंसान हैं जो करते ये हैं, दे एक्सेप्ट मनी ग्लैडली, जो मनी तो खुशी से ले लेते हैं लेकिन देने देते वक्त वो ज्यादा रिलेक्टेंट शो करते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे ग्रेडी। जनरस भी हैं कुछ उसमें जो कि ओनली अ लिटिल हैप्पियर व्हेन गिवन मोर मनी, कि वो उनको जब आप पैसे देते हैं तो वो ज़्यादा खुश नहीं होते, एंड ओनली अ लिटिल सैडर अपॉन लूजिंग सम। तो जब वो खुद किसी को दे देते हैं तो उनको इतनी उदासी भी नहीं होती, कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जनरस जिसे हमने कहा है कि अगर आप उनको मनी दे दें, पैसे दे दें, तो उनको इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है, और अगर वो पैसे किसी और को दे दें तो उनको इसका दुख नहीं होता ज़्यादा। तो ऐसे बंदे को हम जनरस कहते हैं। तो पहला क्या है, ग्रीडी, कि वो लेता खुशी से है, पैसे लेते हुए बड़ा खुश हो जाता है लेकिन देते हुए वो रिलेक्टेंट है। और दूसरा जनर ऐसा है कि आप उसे पैसे दे दें तो वो ज़्यादा खुश नहीं होता, और अगर आप उसे अगर वो किसी और को पैसे देता है तो उस पर ज़्यादा दुखी नहीं होता। तो अब इस एनालॉजी को आप थर्मोडायनामिक्स में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो कम्युनिटी है बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो कम्युनिटी हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पीछे हमने कम्युनिटी क्या देखी, जिसमें असल में दो सिस्टम थे, एक आइंस्टाइन सॉलिड वन और एक आइंस्टाइन सॉलिड टू। अच्छा, पीपल इसमें क्या है, पीपल इसमें है ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम। तो हमारे पास एक आइंस्टाइन सॉलिड जो है, हमारे पास एक पीपल है, और एक इंसान है, और दूसरे जो हमारे पास है आइंस्टाइन सॉलिड टू या बी, तो हमारे पास दूसरा इंसान है। तो कम्युनिटी होगी आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और पीपल होगी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम। तो ये जो एनालॉजी हमने क्रिएट की है इसको मैं कॉरस्पॉन्ड कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक सिस्टम से। तो मनी असल में है एनर्जी। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हमने कि ईच पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द टोटल हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन, किसके थ्रू, एक्सचेंजिंग मनी। तो क्या लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मनी एक्सचेंज करते हैं ताकि उनकी जो आपके पास वो खुशी का राज ये है कि वो अटेम्प्ट्स टू बिकम हैप्पियर, वो खुश होना चाहते हैं तो वो एक्सचेंज करते हैं मनी। तो सिस्टम क्या करें, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं ताकि उनकी इंट्रोपी बढ़े, ताकि ओवरऑल सिस्टम की इंट्रोपी बढ़े। तो अगेन आप इसको देखें इकट्ठा कि कम्युनिटी क्या हुई, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल हुए ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम, और असल में कम्युनिटी है क्या कि वो कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करती हैं एनर्जी। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज, किसकी वजह से, कि टोटल कम्युनिटी की यानी कि टोटल आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हैप्पीनेस मतलब इंट्रोपी इंक्रीज होती रहे। अब उसमें है जेनरस क्या है, जेनरोसिटी क्या है। तो जेनरोसिटी उसमें ये है टेम्परेचर। तो आप अगर सिस्टम में एनर्जी दे दें तो उसकी जेनरोसिटी मतलब टेम्परेचर इतना ना बढ़े, और अगर वो एनर्जी किसी और को दे दे तो आपके पास टेम्परेचर इतना कम नहीं है। तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ विलिंगली समवन गिव्स अप मनी। तो ये विलिंगनेस है, ये विलिंगनेस है असल में। तो आपके पास ओनली अ लिटिल हैप्पियर व्हेन गिवन मोर मनी, एंड ओनली अ लिटिल सैडर अपॉन लूजिंग सम। तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं कि जिनोसिस में क्या होगी, इज द measure ऑफ हाउ willingly someone gives up एनर्जी या मनी।
तो आपके पास क्या विलिंगनेस है किसी सिस्टम की टेम्परेचर ये एनर्जी देने की, तो हम इसको कहेंगे टेम्परेचर। तो इसमें इस एनालॉजी को हम मजीद अगर और आगे बढ़ाएं कि मोर जेनस वो लोग हैं कि वो नॉर्मली ऐसे होता है कि कुछ लोग आपको इस तरह से मिल जाएंगे कि अगर उनके उनको ज़्यादा पैसे हों तो वो ज़्यादा सखी होते चले जाते हैं, ज़्यादा जेनरस होते चले जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट की अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो ये नॉर्मल है कि आपने पीपल अगर एक्वायर करें ज़्यादा मनी तो वो और जेनरस हो गए, तो इसका थर्मोडायनामिक्स क्रॉस काउंटर पार्ट है कि this would mean that as an object's energy increase so does its temperature। तो आपकी उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई यानी कि मनी इंक्रीज हो गई तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि जेनरोसिटी है। तो इस तरह के सिस्टम को जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है ये नॉर्मल सिस्टम है। तो उसमें अगर आपने एनर्जी बढ़ाई तो उसकी आपके पास जो आप टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो ये आपका नज़र आ रहा है ये इंट्रोपी भी बढ़ रही है। लेकिन जैसे ऊपर जाता चला जा रहा है ये ग्राफ, तो उसकी स्लोप देखिए कम होती जा रही है, उसकी इंट्रोपी जो है वो कम बढ़ रही है, कम बढ़ रही है। तो वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ओनली a little happier when given more money and only a little sadder upon losing some। तो यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं माइजर हैं आपके पास, और वो ये हैं आपके पास जिसे कहेंगे आप कंजूस। और उन्हें आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि उन्हें जैसे आप एनर्जी देते हैं या वो एनर्जी जैसे ही लेते हैं तो वो उल्टा कोल्ड हो जाते हैं। तो इसको आप इस एनालॉजी में आप कैसे देख पाएंगे वो ये कि आप जैसे उसको मोर मनी एक्वायर करते हैं तो वो लेस जेनरस हो जाता है, यानी कि उनको आपने एनर्जी मनी दी लोगों को और वो उसने जो है कहते मैं नहीं देने देनी आगे किसी को, तो वो किसी और को कम देते हैं। तो आपने जैसे किसी को मनी दी और वो उस पर कह लें कि उसे अंदर में दिखाई और आगे वो जेनरसिटी है उससे सखी उसमें कम होती गई। आपने जितने पैसे दिए उसको और उसमें सखावत कम होती गई। तो इसको माइज में ये सिस्टम होगा, हमारे पास ये ग्राफ होगा। और थर्मोडायनामिक इसका काउंटर पार्ट क्या है कि एज इट गेन्स एनर्जी a measurely system that becomes colder less generous। ठीक है, तो जैसे उसको मनी मिली वो उसमें सखावत कम होती गई, मतलब जैसे उसको एनर्जी लेता गया उसमें जेनरोसिटी कम होती जाएगी, मतलब वो कोल्ड होता गया। और थर्ड इस तरह के सिस्टम हमारे पास होते हैं थर्मोडायनामिक रियलिटी में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। तो हमारे पास जो है सिस्टम्स हैं जैसे कि स्टार्स हैं, तो वो जो ग्रेविटी से इकट्ठे जोड़े गए हैं, तो जैसे कि स्टार हैं और स्टार के क्लस्टर हैं। तो जैसे आप उस सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उसमें होता ही है कि उसमें जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी थी जो सारी की सारी चली जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। पहले अगर वो करीब थे तो उनकी मोशन थी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और उसकी मोशन जो आपके पास नज़र आएगी या काइनेटिक एनर्जी वो कम होती चली जाएगी। तो आपको टेम्परेचर उसका कम होता नजर आएगा। जैसे कि इसकी छोटी सी एग्जांपल आप ये ले लें कि अगर अर्थ के करीब सेटेलाइट है उसको ऑर्बिट में रहते रहना है, तो आप देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ होगी। और आपको ये भी पता है कि अर्थ से जो आगे ऑर्बिट चले जाते हैं आगे ज़्यादा ऑर्बिट है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब अगर वो ऑर्बिट जो करीब मूव कर रही है अर्थ के, अब अगर आप उसको एनर्जी दे के हायर ऑर्बिट्स में ले लें, तो आपने क्या किया उसको एनर्जी दी है, लेकिन उल्टा ये हुआ है कि उसकी हायर ऑर्बिट में जाने के साथ उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। तो ये सॉर्ट ऑफ इस तरह की सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि अगर आप उसको सिस्टम को पार्टिकल्स को एनर्जी दें और पार्टिकल की एनर्जी कन्वर्ट हो जाए पोटेंशियल एनर्जी में जिससे वो दूर दूर हो जाए, तो वो इस तरह बिहेव करेंगे कि वो एनर्जी लेके उल्टा कोल्ड हो जाएंगे। और कोई फिजिकल लॉ नहीं है कि उनको इस तरह भी फिजिकल लॉ नहीं है कि उनको ये बिहेव करने से मना करे कि टेम्परेचर वो जैसे एनर्जी गेन करें और उनका टेम्परेचर डिक्रीज ना हो।
एक और है हमारे पास इनलाइटेंड, जिसे हम कहेंगे, और वो ऐसे बिहेव करते हैं, वो एनर्जी लेना ही नहीं चाहते। तो इनलाइटेंड सिस्टम है दैट डज नॉट वांट टू गेन एट ऑल। तो क्या किया हमने, हमने उनको पैसे दिए यानी कि एनर्जी दी। वो उल्टा इंट्रॉपी हमारे पास याद करें हैप्पीनेस थी, तो हमने उनको पैसे दिए, वो उल्टा नाराज हो गए। तो ये उसका देखिए हैप्पीनेस कम हो रही है। तो ऐसे सिस्टम जिसको एनर्जी दी है उसकी इंट्रॉपी कम होती चली जाएगी, तो इसको भी हम अनलाइटेड कहते हैं। और इस तरह के भी फिजिकल सिस्टम हमारे पास रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एनोलॉजी थी। इस एनोलॉजी का सबसे बड़ा आपको फायदा ये है कि आप इसको यूज करते देखते हुए थर्मोडायनामिक और थर्मली जो इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम, और थर्मोडायनामिक्स में आप उनकी पूरी एज अ ब्रॉड व्यू पिक्चर ले सकते हैं। अब आ जाए रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में इन एनोलॉजी के बाद। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन की हमारे पास फायदा क्या है। एक तो हमने डेफिनेशन पहले देखी थी, और इस डेफिनेशन में एक तो फर्क आप ये देखें कि जो ऑपरेशन पहले हमने डेफिनेशन की थी, ऑपरेशन डेफिनेशन कि आप इस तरह से उसको थर्मोमीटर लेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेजर करें, इस फेज में जो वाटर हो उसमें मेजर करें, फिर इसको कैलिब्रेट करें। वो तो पूरी ऑपरेशनल डेफिनेशन थी। और ऑपरेशनल डेफिनेशन हम कहते हैं कि आप टेम्परेचर को या किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे डिफाइन करें कि उसको मेजर कैसे किया जा सकता है। जैसे हमारे पास 1 सेकेंड की जो डेफिनेशन है वो भी ऑपरेशनल डेफिनेशन है। इस तरह टेम्परेचर को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि इसको मेजर कैसे किया जाए, तो वो भी ऑपरेशनल डेफिनेशन थी। लेकिन इस लेक्चर में हमने देखा कि दरअसल इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो फंडामेंटल है वो क्या है, और उसको हमने डिफाइन किया। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन का एक तो है वो फंडामेंटल है, दूसरा ये कि उसकी लिमिटेशन नहीं है जिस तरह ऑपरेशनल डेफिनेशन की। ऑपरेशनल डेफिनेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस और इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट है, और उसकी लिमिटेशन इस वजह से है। लेकिन ये जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है ये इस तरह से लिमिटेड नहीं है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा भी है इसका, वो ये है कि अगर आपको इंट्रॉपी एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी मिल जाए तो आप आसानी से उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे ली है मैंने, रियलिस्टिक एग्जांपल ली है आइंस्टाइन सॉलिड की, और ये इसकी इंट्रॉपी हमने कैलकुलेट की हुई थी इत दिस लिमिट में। ये लिमिट थी हमारे पास जब एनर्जी मच लार्जर है नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स में, ये हमारे पास हाई टेम्परेचर लिमिट है। और इंट्रॉपी का हमें पता है एस इज इक्वल टू एन के इंटू लॉग क्यू ओवर एन प्लस वन। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, वो ऐसे कि यू की मैंने वैल्यू पुट करनी है, तो यू इज इक्वल टू क्यू ई है, एप्सिलॉन है, तो क्यू की वैल्यू होगी यू ओवर एप्सिलॉन। तो वो वैल्यू पुट कर दें इसमें, वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो अब मैंने इसका ले लेना है लॉग, तो एन के लॉग यू, ये आ गया। डिनोमिनेटर में वैल्यू है एन के लॉग माइनस एन के लॉग ई एन, और प्लस एन के प्लस वन यहाँ पे हो गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लें आप, तो डेरिवेटिव लें, देखें बाकी इसमें ना इसमें यू है ना इसमें यू है, तो लॉग यू का डेरिवेटिव होता है 1/u होगा, और एन के साथ कांस्टेंट है। तो यही किया मैंने, एस का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो मेरे पास है एन के डिवाइड बाई यू, और ये माइनस वन है। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यू इज इक्वल टू एन के टी। तो क्या ये इक्विपार्टीशन थ्योरम से कॉरस्पॉन्ड करता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल ये करता है, क्योंकि हमारे पास आइंस्टाइन सॉलिड में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है दो। तो यहाँ पे भी आप देखें फैक्टर टू का आ रहा है, एफ इज इक्वल टू 1/2 है। मैं आपसे आपको याद करवाऊँ कि इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या था असल में। यू इज इक्वल टू एफ एन एन के टी डिवाइड बाय टू। तो एफ हमारे पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इसे कहते थे कि आपके पास अगर एनर्जी है जो कि एज अ फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ पोजीशन है, या कोऑर्डिनेट है अपने कोऑर्डिनेट्स का, क्वाड्रेटिक है अपने कोऑर्डिनेट्स का, या वो एक्स है या फिर वेलोसिटी है, तो उसे हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते थे। तो आइंस्टाइन सॉलिड में से में दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक उसकी है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू टू अपेयर हो, एफ की वैल्यू अगर टू हो तो आपके पास ये रिड्यूस होता है एनकेटी। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपके पास सही फैक्टर आया है। तो इसके वजह से थोरेटिकल डेफिनेशन में हमारे पास और कोई साथ 2 1 3 4 किसी किस्म का कोई फैक्टर नहीं था।
तो अब ले लें दूसरी एग्जांपल, दूसरी है हमारे पास मोनोटॉमिक आइडल गैस। इसकी भी इंट्रॉपी हमने कैलकुलेट की हुई है। वो इंट्रॉपी का जनरल फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ ये है हमारे पास, एन के लॉग वी प्लस एन के लॉग यू 3/2 प्लस अ फंक्शन ऑफ एन। अगेन इसका डेरिवेटिव लें आप, तो यहाँ पे भी u की टर्म नहीं है, यहाँ भी u में टर्म नहीं है, यहाँ की u की टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव लिया हमने, और डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास आया ये। और इसको अगर आप रीअरेंज करें तो आप देते हैं u इज इक्वल टू 3/2 एन के टी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखें इक्वी पार्टीशन थ्योरम से के बिल्कुल रिजल्ट आपके कॉरस्पॉन्ड करें। इधर वेफ की वैल्यू अपेयर हुई है 3, यहाँ पे 2 अपेयर हुई थी, यहाँ पे 3 हुई है। और क्या मोनोटॉमिक आइडियल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 होती है? तो इसका जवाब है हाँ, 3 होती हैं, 3 डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जीज। तो दोनों रिजल्ट्स हैं, बोथ कंफर्म द इक्वी पार्टीशन थ्योरम। तो यहाँ तक हम यहाँ पे हम लेक्चर को इख्तिताम करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे लेक्चर में टेम्परेचर को ही देखा थी, एक उसकी उसको टेम्परेचर को एंट्रोपी वर्सेस एनर्जी के ग्राफ से हमने उसको डिफाइन किया फंडामेंटली थ्योरेटिकली, और एक फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एनालॉजी ली, और फिर टेम्परेचर को रियलिस्टिक सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया।